सीयूईटी एग्जाम क्या है? मेरा स्कोर 794 था आउट ऑफ 800। कोई रील देख लिया, कोई वीडियो देख ली, उसका इंस्टेंट मोटिवेशन, इंस्टेंट बूस्ट मिल जाता है। हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए डोमेन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए और लैंग्वेज सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए? स्टिक रहे अपनी एनसीईआरटीज पे, अपने 12th के सिलेबस पे। मैं कह सकता हूँ कि मैंने एनडीए क्वालिफाई किया विथ ऑल इंडिया रैंक 88। कहते हैं संघर्ष सफलता तक पहुंचने का एक रास्ता है, लेकिन संघर्ष भी उन्हीं का देखा जाता है जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आज इस एपिसोड में हमारे बीच उपस्थित हैं बहुत ही होनहार स्कॉलर जिनका नाम है हरिओम मिश्रा, जिन्होंने सीयूईटी में 794 आउट ऑफ 800 मार्क्स अचीव किए हैं और आज वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ही स्वागत है हरिओम जी आपका, और हमारे चैनल फोकस डेस्क में इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज आपको लाखों एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं जो कि 2026, 27 या उसके आगे भी सीयूईटी की तैयारी करेंगे और अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। आइए चलते हैं और जानते हैं कि सर की क्या जर्नी रही है, कैसे क्या स्ट्रैटेजी रही है पढ़ाई को लेकर, और अभी उनकी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद मैम, धन्यवाद फोकस डेस्क मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपने बारे में आपको या आपके दर्शकों को गाइड कर सकूं। तो जैसा कि आपने भी बोला, मेरा नाम हरिओम मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से ज़िले गोंडा का रहने वाला हूं। मैंने अपनी माध्यमिक शिक्षा वहीं अपने गांव में महर्षि दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज से प्राप्त की। उसके बाद मैंने दिल्ली में अपनी 11th-12th राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से की। उसके बाद फिर मैंने एनडीए एग्ज़ाम दिया, जो कि मैं बाय गॉड ग्रेस मैं कह सकता हूँ कि मैंने एनडीए क्वालिफाई किया विथ ऑल इंडिया रैंक 88 इन 2023। कुछ कारणों की वजह से मैं उसे नहीं ज्वाइन कर पाया। उसके बाद फिर मैंने अपना सीयूईटी एग्ज़ाम दिया, जो कि जैसे कि आपने बताया कि मेरा स्कोर 794 था आउट ऑफ 800। उसके बाद फिर मैं वर्तमान समय में आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री या ऑनर्स के कोर्स में पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत ही ये जानकर अच्छा लगा कि आपने एनडीए क्वालिफाई किया, देन आपने सीयूईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। आज इस पॉडकास्ट में हम सीयूईटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सीयूईटी एग्ज़ाम क्या है और आपको किससे पता चला इस एग्ज़ाम के बारे में? तो मैम, सीयूईटी एग्ज़ाम जो है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है बच्चों के लिए, ताकि वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अपने वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। सीयूईटी के थ्रू सीयूईटी एग्ज़ाम इसीलिए कंडक्ट कराया जाता है। और मुझे सीयूईटी की जानकारी बस ऐसे ही सोशल मीडिया से ऑनलाइन पता चली। उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और आज आपके सामने। सीयूईटी का क्या इम्पोर्टेंस है? इससे पहले तो मेरिट बेस पे एग्ज़ाम एडमिशन्स होते थे कॉलेजेस में, उसके बाद सीयूईटी की ज़रूरत ही क्या पड़ी? आपकी नज़रों में सीयूईटी का क्या इम्पोर्टेंस है? बच्चों को सीयूईटी क्यों देना चाहिए? काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है मैम, और वर्तमान समय में बच्चों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि उन्हें सीयूईटी क्यों देना चाहिए, उनके लिए सीयूईटी का महत्व क्या है। मैं केवल अर्बन एरिया में रहने वाले बच्चों के लिए नहीं, स्पेशली रूरल एरिया में रहने वाले बच्चों के लिए सीयूईटी का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि शहर में रहने वाले बच्चों को जानकारी होती है, वो चीज़ों से अवेयर होते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या है। लेकिन एक दूर दराज गांव में रहने वाले बच्चे जो कि नया नया अभी अभी 12th पास किए हैं, तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि 12th के बाद उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए उन्हें सीयूईटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी प्रीसियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें और अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकें, अपने व्यक्तित्व का सुधार कर सकें और एक बेहतर जीवन और बेहतर कंट्रीब्यूशन अपने देश को या अपने एम को दे सकें। इसलिए सीयूईटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीयूईटी एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, जैसे कि आपने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू हो गया, एयू और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक अलग ही एक्सपोजर होता है, मल्टीपल एक्टिविटीज़ बच्चों को मिलती करने को, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है
कि एक लोकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली जाए, क्योंकि अब बच्चे 12th पास आउट होने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है कि बच्चा अपने लोकल यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, साथ में अपना और भी कोई काम कर रहा है या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आपका क्या इसमें आपका विचार है, या आपको क्या मानना है कि क्या बेटर ऑप्शन है, अपने पास के कॉलेजेस से ही कर लेना, या फिर सीयूईटी दे के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन पे जाके एडमिशन में करके और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करना, आपकी नज़रों में क्या बेटर रहेगा? जहाँ तक कि मेरे नज़रिए की बात है तो मेरे हिसाब से तो लोकल कॉलेजेस को ना अप्रोच करके आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना चाहिए, जिसका रीज़न ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं तो आप एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो आप अपने वहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हैं, आपके पास उस लोकल यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और मैं पढ़ाई किया हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो मैं कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा कहीं भी, तो मैं किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाले को या लोकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाले को? स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाले को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि वह एक सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उसको चीज़ों की बेहतर तरीके से नॉलेज है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चों को नॉलेज नहीं होती, नॉलेज होती है, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिस एक्सप्लोजर की आप बात कर रही हैं, जो चीज़ वो मुहैया करवाती है वो लोकल यूनिवर्सिटीज़ नहीं करवा पाती हैं। अगर हम फिर उदाहरण के तौर पे बात करें तो लोकल यूनिवर्सिटीज़ में आपको वहीं के लोकल बच्चों से इंटरेक्ट करने को मिलता है, आप फिर वहीं, यानी आप फिर उसी परिधि में, उसी सर्कमस्टांसेस में फंस के रह जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाती। फिर जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद, और फिर आप जब बाहर आते हैं तो फिर आपको तो लगता है कि बाहर की दुनिया तो अलग है, अभी तक जो चीज़ मैंने पढ़ी या जो चीज़ मैंने जाना वो तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेबल ही नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इस तरीके से इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको बच्चे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया पे एग्जाम हो रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे होते हैं। आपको तमिलनाडु के बच्चे मिलेंगे यहाँ पे, आपको केरल के बच्चे मिलेंगे, आपको असम के बच्चे मिलेंगे, आपको उत्तराखंड, यानी भारत के हर एक कोने से वहाँ पे आपको बच्चा मिलेगा। तो उससे क्या होगा, आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनकी चीज़ों को जानेंगे, उनके कल्चर को जानेंगे, उनके चैलेंजेस को जानेंगे, यानी किस चैलेंज को वो पार करके यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, उनके वहाँ का चैलेंज क्या है, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जब आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तो वो पढ़ाई ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कि हम किताबों के नॉलेज में फंस जाएं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी मुहैया कराती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिबेटिंग है, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो कह सकते हैं कि कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना है, उससे बाहर आके उस समुद्र को देखना है जहाँ पर वैरायटीज़ ऑफ मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और अलग ही तरीके का एक्सपोजर हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं, उस यूनिवर्सिटी तक का सफ़र कैसे तय किया आपने, या बच्चों को किस तरीके से उस मुकाम तक पहुंचना है? सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है 12th, जैसे किसी बच्चे ने पास आउट किया है तो उसके पास कितना समय है उस एग्ज़ाम को देने के लिए, कब से हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? तो आप एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताइए और ड्यूरेशन के बारे में बताइए। आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर रहेगा, 12th पास आउट करके फिर फोकस करना है या फिर साथ में ही पढ़ना है? इसके बारे में आप बताइए। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम पैटर्न बताना चाहूँगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो है सीयूईटी का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपल इन टर्म्स कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया है, हर का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। तो एग्ज़ाम सेम होता है, सब यूनिवर्सिटी के लिए एक ही एग्ज़ाम अप्लीकेबल है, जो कि टोटल 50 मार्क्स का होता है और 5 नंबर ईच क्वेश्चन के होते हैं। 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है, यदि आपका एक क्वेश्चन गलत जाता है तो 5 नंबर तो आपके डिटेक्ट होंगे ही, उसके साथ आपका 1 नंबर और, यानी टोटल 6 नंबर आपके डिटेक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न होता है। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको जो आपने 12th में पढ़ा होता है वही सब्जेक्ट बेसिकली लेने होते हैं डोमेन के तौर पे। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं तो मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपसे 3 डोमेन मांगती है। उसके बाद वो कहती है कि आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, और कुछ कोर्सेज के लिए वो जर्नल टेस्ट की मांग करती है, बाकी अधिकांश कोर्सेज के लिए वो जर्नल टेस्ट नहीं मांगती है। तो
अब जब 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलके आपका एग्ज़ाम होता है, एमसीक्यू बेस पे एग्ज़ाम होता है। अब दूसरी बात करें कि हमें कब पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, तो हमें पढ़ना तो शुरू से ही स्टार्ट रखना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं तो कंपटीशन आपका स्वयं से भी होता है, और पूरे भारत में यदि वो एग्ज़ाम हो रहा है तो उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस तो हो ही जाती है। तो इसलिए आपको शुरुआत जब आप 12th में हो तभी से आपको इस अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए कि आपको सीयूईटी एग्ज़ाम देना है। जब आप इस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो आप लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। जब आप लाइन वाइज लाइन एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे तो उससे आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी तो हो ही जाएगी, साथ में आपकी सीयूईटी की भी तैयारी साथ में हो जाएगी। बस आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी रहेगी। एक जो मेजर दिक्कत ये आती है कि जब बच्चे 12th अपना वेस्ट कर देते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है, जब 12th पास किए फिर उन्हें लगा कि अब सीयूईटी एग्जाम के बारे में पता चलता है, उन्हें देना होता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप 12th में हैं, अवेयर रहिए। यदि आप नहीं भी अवेयर हैं तो आपके पास 1 से 2 महीना होता है पेपर देने के उसमें, तो आप उस बीच एनसीईआरटी को, फिर वही है कि आपको तब पढ़ने से बेहतर है कि आप शुरू में पढ़ लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस हिसाब से करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 12th बोर्ड की जो तैयारी है और सीयूईटी की जो तैयारी है वो 2 डायरेक्शन नहीं है, एक ही डायरेक्शन है। लेकिन कुछ हमें एमसीक्यू के क्वेश्चंस लगाने चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से हम प्रिपेयर कर सकें सीयूईटी के लिए। एनसीईआरटी ही पढ़नी है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो सीयूईटी हो। जैसे कि आपने बताया कि 3 डोमेन सब्जेक्ट है और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए डोमेन सब्जेक्ट के को प्रिपेयर करने के लिए और लैंग्वेज सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, और एक और जो हमारा जनरल सब्जेक्ट होता है उसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? हाँ, तो इस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हर तैयारी करने वाला जो सीयूईटी की तैयारी कर रहा है वो उसका रहता है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि मेरा अच्छा स्कोर आया, इसका मतलब मेरी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं वर्क की है। तो मैं बस अपनी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ और क्या गलतियाँ आप ना करें मैं वो बता सकता हूँ। तो डोमेन के लिए स्ट्रेटजी ये रहेगी कि आप लाइन वाइज लाइन एनसीईआरटीज़ पढ़ते रहें। आप जब लाइन वाइज लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एमसीक्यूज क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लाइन वाइज लाइन एनसीईआरटी पे फोकस करें डोमेन सब्जेक्ट के लिए। जितना हो सके आप एमसीक्यूज लगाएं, जितना हो सके आप मॉक टेस्ट लगाएं डोमेन के लिए। और रही बात लैंग्वेज की, तो जो लैंग्वेज है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की तो डोमेन सब्जेक्ट सब कोई पढ़ रहा होता है। अब ऐसे में लैंग्वेज क्या होती है, यदि आपको एज लेना है यानी आपको थोड़ा सा भी आगे निकलना है तो जो लैंग्वेज है वो आपकी अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो लैंग्वेज पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोमेन पे फोकस करते रहें क्योंकि वो तो आपका जोन है ही, लेकिन साथ में लैंग्वेज को भी कंसीडर करें। जो स्टूडेंट होते हैं वो जहाँ तक जो मेजर गलतियाँ करते हैं वो क्या करते हैं, वो डोमेन पे तो लगे होते हैं और लैंग्वेज को निगलेक्ट कर देते हैं कि ये तो भाषा ही है, इसको तो मैं कर ही लूँगा। तो इस चीज़ से यदि आप बचते हैं तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और लैंग्वेज की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और रही बात, एक टेस्ट और है जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट जो है वो डीयू के कुछ कोर्सेज में मांगते हैं, अधिकांश कोर्सेज में जर्नल टेस्ट नहीं मांगा जाता। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप जर्नल टेस्ट दें। अब जर्नल टेस्ट देने से क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस खुल जाएंगे, अदर यूनिवर्सिटीज़ के, बीएचयू के ऑप्शंस खुल जाएंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑप्शन खुल जाएंगे, क्योंकि उसमें जीएटी जर्नल टेस्ट कंपलसरी है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। यदि किसी कारणवश आप डीयू नहीं आ पाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाते हैं, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है या आपका घर दूर है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बच्चों की लाइफ में होती है। यदि आपको इन प्रॉब्लम से बचना है तो आपके लिए बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेहतर विकल्प हो सकती हैं। उसके लिए आपको जर्नल टेस्ट देना चाहिए और इसी हिसाब से। और स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि आप स्टिक रहें अपनी एनसीईआरटीज़ पे, अपने 12th के सिलेबस पे। उसके बाद आप जितने ज़्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट लगाएं, जितने ज़्यादा हो सके आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें, आप कम गलतियां कर सकें एग्जामिनेशन हॉल में। तो इस हिसाब से ये मेरी स्ट्रेटजी भी इस तरीके से थी और यही स्ट्रेटजी बच्चों को रखनी भी चाहिए। ओके, तो मैं अब आपसे मॉक टेस्ट के बारे में पूछना चाहती हूँ, या स्टूडेंट्स को आप बताइए कि मॉक टेस्ट का क्या हमारा क्राइटेरिया रहना चाहिए, हमें कितने मॉक टेस्ट दे देने चाहिए एग्ज़ाम से पहले, या फिर इसका इम्पोर्टेंस है भी या नहीं है, विदाउट मॉक टेस्ट भी हो जाता है, या आपने किस तरीके से इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया? जहाँ तक है मॉक टेस्ट के बारे में कितना लगाना चाहिए, जितनी आपकी एबिलिटी है
जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप लगा पा रहे हैं, आपको उतना लगाना चाहिए, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जा रहा है। यदि आप एमसीक्यूज लगा के जा रहे हैं तो हो सकता है कि उसी एमसीक्यूज से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आ जाए। तो आप जितना अधिक प्रैक्टिस किए होंगे वो डिपेंड करता है कि आप कितना लगा पाते हैं। बहुत लोग 1 लगा के जाते हैं, कोई 5 लगाता है, कोई 10 15 20 लगा के जाता है। तो इम्पैक्ट तो होता है। आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक कोड भी है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। आप जब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक ब्रॉडर आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। आप एक चीज़ जो डेवलप होती है, जो कि मैंने भी नोटिस, जो मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि एक आप एलिमिनेट मेथड डेवलप हो जाता है। जब आप अधिकांश क्वेश्चन लगा के रखते हैं या प्रैक्टिस होती है आपकी, तो आप एलिमिनेट कर पाते हैं कि ये आंसर्स नहीं होगा या ये आंसर नहीं होगा, इसका ये आंसर होगा। इस तरीके से इस पैटर्न के तौर पे हमें एग्ज़ाम को, एमसीक्यू को या मॉक टेस्ट को या प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप मोटिवेशन कहाँ से लाएं, या फिर क्या वो तरीका होना चाहिए जिससे हमारा मोटिवेशन कंटिन्यू रहे? हमने कोई रील देख ली या कोई वीडियो देख ली, तो उस टाइम इंस्टेंट मोटिवेशन, इंस्टेंट बूस्ट मिल जाता है, लेकिन उस मोटिवेशन को कंटिन्यू कैसे रखे स्टूडेंट? जहाँ तक बात है मोटिवेशन की, मोटिवेशन को कैसे कंटिन्यू रखा जाए, ये तो एक सब्जेक्टिव टाइप में है कि हर किसी का अपना अपना मोटिवेशन का क्राइटेरिया रहता है। किसी के लिए कुछ मोटिवेशन है, किसी के लिए ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना, डिग्री लेना, ये मोटिवेशन हो सकता है। मेरे जो मोटिवेशन था थ्रू आउट द सीयूईटी जर्नी, वो ये था कि यदि मैं एक बेहतर कॉलेज में पढ़ रहा हूँ या मैं एक बेहतर कॉलेज से डिग्री लूँगा, तो उसका इम्पैक्ट मेरे होलिस्टिक पूरी लाइफ पे होगा। क्योंकि जो कॉलेज लाइफ है वो केवल आपके वो 4 साल या 3 साल तक सीमित नहीं होती है, वो आपके पूरे लाइफ को इम्पैक्ट करती है, वो आपके पूरे लाइफ पर प्रभाव डालती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना था कि यदि मैं ये 3 साल कहीं बेहतर इन्वेस्ट करूँगा, तो हो सकता है मे बी मेरे आने वाले 40 साल 50 साल एक बेहतर तरीके से एक बेहतर व्यक्तित्व बन जाए, एक बेहतर सोचने की कला डेवलप हो जाए। इस वजह से मेरा यही मोटिवेशन था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आने का। मतलब जैसे आधार होता है, जैसे अगर हम प्राइमरी एजुकेशन अच्छी कर लेते हैं तो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन बेटर हो जाती है, उसी तरीके से आपका मानना है कि अगर ग्रेजुएशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हो जाए तो हमारी आगे आने वाली लाइफ बेहतर हो सकती है, या किसी भी डोमेन में हम वर्क कर रहे हैं तो और बेटर तरीके से कर सकते हैं, राइट? अब एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी, विच इज़ बेटर, या विच इज़ मोर प्रोडक्टिव, विच इज़ मोर इफेक्टिव? इस क्वेश्चन का मैं जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी, उसके साथ साथ ग्रुप स्टडी, दोनों। हाँ, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डिस्कस करने का इम्पोर्टेंस अलग होता है। कि जब आप डिस्कस कर लेते हैं, यदि मैंने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, तो यदि मान लीजिए मैंने हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट पढ़ा या कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को मैंने सेल्फ स्टडी तो कर ली, लेकिन यदि मैं अपने दोस्तों के साथ उसको डिस्कस भी कर लेता हूँ, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो फिट बैठ जाती है। इस वजह से ग्रुप स्टडी ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रुप स्टडी में आप बात कर रहे हैं, आप अदर बात है, मतलब पढ़ाई से हट के आप बात करने लगे कि ये करना है या वो करना है, तो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो फिर वो तो ऑथेंटिक नहीं है। बस पढ़ाई से रिलेटेड अगर बात हो रही है ग्रुप स्टडी में, तो ग्रुप स्टडी बेस्ट है। लेकिन सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको स्वयं जाना है यूनिवर्सिटी में, पूरे ग्रुप को तो जाना नहीं है, तो पढ़ना स्वयं है। तो सेल्फ स्टडी इज मच बेटर देन। आपकी एग्ज़ाम की जो जर्नी थी वो बहुत मोटिवेटिंग थी या डिप्रेसिंग थी, कि अरे पढ़ना पड़ रहा है और इतने अच्छे मार्क्स ऐसे स्कोर किए? ऑब्वियसली मोटिवेटिंग होगी, बट कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जिसमें आप बहुत ही डिप्रेस फील किए होंगे, या फिर उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, या कोई भी डिस्ट्रैक्शन है या कोई डिप्रेसिंग मोमेंट है, उससे निकलना और दोबारा से शुरू करना, वो किस तरीके से किया जा सकता है? जहाँ तक बात डिस्ट्रैक्शंस की है, डिमोटिवेशन की है, तो हम 20th सेंचुरी में रह रहे हैं, सोशल मीडिया का टाइम है। तो आज के समय में जो हम युवाओं हैं, उनका मेन कंसर्न यही रहता है कि हमारी पोस्ट पे लाइक नहीं आया, इंस्टाग्राम हो या कुछ भी हो, दैट अ पॉइंट कि उन्हें लगता है कि यार मैंने ये पोस्ट डाला, फला आदमी ने ये लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो फिर हमारा मतलब हमें कोई फोकस करे हम पे, हमसे कोई हमारी चीज़ों पर बोले कि ये ठीक कर रहे हो, तो ये तो डिस्ट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें। इनसे थोड़ा बचना चाहिए। बचना इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप अपने माइंड को
कई जगह पे लगा के रखते हैं ना, तो फिर वो उतना आपके माइंड का 100% नहीं निकल के आता ना, तो आपके माइंड का ना आपका 100% बिल्कुल, क्योंकि आप डाइवर्ट हैं। आपको ये भी चिंता है कि मेरी सोशल मीडिया पे लाइक भी नहीं आ रही, आपको ये भी चिंता है कि मैं सीयूईटी में अच्छा स्कोर कैसे करूं। तो दोनों चीज़ें, यानी फिर दो नाव पे चलने का कोई मतलब है नहीं, तो आपको शिफ्ट करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जो मेरा था कि मैं एक समय सीमा निर्धारित थी कि मैं इसी समय सीमा के बीच अपना इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट देखूंगा। मैंने टारगेट रखा कि मुझे आज 50 एमसीक्यू लगाने हैं हिस्ट्री के, तो उस 50 एमसीक्यू को लगाने के बाद फिर मैं 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट फिर मैं अपनी कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट या कुछ भी जो भी मुझे ऑनलाइन देखना है, फिर मैं उस पर शिफ्ट हो जाता था। तो ये था। और जर्नी में डिमोटिवेशन तो रहता है, कोई भी यदि हम कहीं भी करते हैं तो सकारात्मक भी होते हैं हम, नकारात्मक भी होते हैं, और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि मैं अच्छा स्कोर आ रहा है तो नकारात्मकता नहीं आएगी। थी थ्रू आउट द जर्नी थी। जब मैं एमसीक्यूज लगा रहा था तो कई चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, जैसे जियोग्राफी में के कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पा रहे थे, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा परेशान करती थी। लेकिन वही है कि यदि आप सतत और निरंतर किसी चीज़ पे लगन के साथ कर रहे हैं तो फिर डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो आप हार्ड वर्क करते रहें तो वो ज़्यादा बेहतर। So hard work with smart work. This is the mantra. Let's talk about your college life, your present life. Now you are in this college like since 1 year. So अब आप बताइए कि क्या वहाँ का एक्सपोजर है, आप क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं किन एक्टिविटीज़ में, क्या लाइफ है कॉलेज की? बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं जानने के लिए। तो जैसा कि मेरा कॉलेज है आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, तो कॉलेज लाइफ तो मैं अपनी पर्सनली कॉलेज लाइफ की बात करूं तो शुरू में तो लगा था कि यार मतलब क्या ही कॉलेज होगा, या ऐसे ही, मतलब उतना नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब जब धीरे धीरे मैं 1 साल बीत गया कॉलेज में, तो कॉलेज मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरा होलिस्टिक डेवलपमेंट तो कॉलेज कर रहा है। किस प्रकार से कर रहा है वो? इस प्रकार से क्योंकि मैं उस कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी में भी हूँ, तो डीयू की डिबेटिंग सोसाइटी की विकास दिव्यकीर्ति सर भी बहुत बड़ाई करते हैं, और करे भी क्यों ना, कि वो काफ़ी प्रसिद्ध है भी। तो डिबेटिंग स्किल मैं पहले जैसे आज आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, शायद मैं डीयू में आने से पहले ऐसे बात नहीं कर पाता, क्योंकि मैं ना तो स्टेज पे बोल पाता था, ना मैं 4 लोगों के सामने भी नहीं बोल पाता था। लेकिन जब मैं डीयू में गया, मुझे मेरे सीनियर्स मिले या वहाँ के लोग मिले, जब मैंने अपने बैचमेटों से बात की, तो मुझे लगा कि यार, क्योंकि अलग अलग रीजन्स से थे, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड केरला के हैं, तो मैंने उनसे मलयालम सीखने की अप्रोच की, तो हमें डाइवर्सिटी का भी पता चला। फिर मैं वही डिबेटिंग हमको एक बेहतर विकल्प मिलता है डीयू में, जो आपको ज्ञान के साथ साथ पैसा भी मुहैया करवा देती है। यदि आप डीयू के डिबेटिंग सर्किट में हैं तो आपको बेहतर तरीके से एक बेहतर कैश प्राइज मिलती है। आपका डिबेटिंग से होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, किसी बारे में आप अपनी पक्ष में भी राय रखते हैं, विपक्ष में भी राय रखते हैं, तो वो था। बाकी फिर वही, मेरे मित्र जो हैं काफ़ी डाइवर्स रीजन से आते हैं, तो मैंने वहाँ के चैलेंजेस के बारे में सीखा, और फिर वो चैलेंजेस को अपने लाइफ से कंपेयर किया कि यार वो ठीक है, ये ठीक है। तो कंपैरिजन, आप कंपेयर करते हैं तो आप सुधार भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉलेज लाइफ मुझे तो बेहतर लग रही है, और मज़ा भी बहुत आ रहा है। अब आपने प्रोफेसर्स के बारे में बताइए जो आपको पढ़ा रहे हैं। आपको क्या डिफरेंस लगा? अगर आपने पहले भी पढ़ाई की है और भी प्रोफेसर से पढ़ा होगा या टीचर से पढ़ा है, आपको क्या डिफरेंस नज़र आया टीचर्स में या प्रोफेसर्स में? टीचर और प्रोफेसर्स में डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस तो यही रहता है, मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर होती है, लेकिन जो प्रोफेसर्स हैं वो टीचर के तरह उतना लगाव नहीं हो पाता है, क्योंकि आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और काफ़ी बच्चों को पढ़ाना होता है, तो प्रोफेसर पर्सनली किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। वो आते हैं, उन्होंने लेक्चर दिया, आपने नोट किया तो सही, नहीं नोट किया तो सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोट ना करें। आपको कॉलेज लाइफ और कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी मैटर करते हैं। जैसा कि मैं फिर बताना चाहूँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नकल नहीं होती है, तो चीटिंग का कोई अप्रोच नहीं है, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ता है। बाकी प्रोफेसर्स सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो वो उनकी जर्नी भी बहुत अच्छी होती है। प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देखे, जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ, तो जो मेरे प्रोफेसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूरोप से कभी तुलना कराते हैं, कभी रसिया से तुलना करवा दिए, या कभी हर चीज़ से तुलनात्मक अध्ययन करवाते हैं। तो बहुत बेहतर तरीके से प्रोफेसर्स इंगेज्ड भी होते हैं, समझाते भी हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो आपको बताएंगे, आपको बार बार नहीं समझ में आ रहा वो फिर भी बताएंगे। तो ये बेहतर प्रोफेसर्स के लिए है। बहुत ही जानकर अच्छा लगा पढ़ाई के बारे में। आशा करती हूँ कि बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी, एक स्ट्रैटेजी के बारे में पता चला होगा कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, एग्ज़ाम का मतलब क्या है, एग्ज़ाम क्यों देना है,
और किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है और अब एक अच्छी अपनी ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। एक क्वेश्चन अभी भी मेरे दिमाग में है और जो बच्चे जानना चाहते हैं, आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम, स्कोरिंग गुड मार्क्स, आफ्टर स्कोरिंग द गुड मार्क्स, एक प्रेफरेंस लिस्ट होती है कॉलेजेस की कि हमें कौन सा कॉलेज किस प्रेफरेंस पे डालना है। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि हम कौन सा कॉलेज डालें। तो आपके हिसाब से क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए किसी भी कॉलेज को किसी प्रेफरेंस लिस्ट में चूज़ करने के? जहाँ तक बात प्रेफरेंस लिस्ट की है, तो कॉलेज चूज़ करना या कोर्स चूज़ करना ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें चूज़ करने से पहले दो बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए मैटर, पहली चीज़ कि आपके लिए क्या मैटर करता है। आपके लिए कॉलेज मैटर करता है या आपके लिए कोर्स मैटर करता है। यानी आपको यदि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है या बीएससी ऑनर्स करना है किसी चीज़ में, या आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, तो आपके लिए ये कोर्सेज मैटर करते हैं या आपके लिए कॉलेज मैटर करता है, या आपके लिए कॉलेज मैटर करता है जैसे हिंदू मैटर कर रहा है या हंसराज मैटर कर रहा है। तो इस चीज़ को पहले कंसीडर करना चाहिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर है। तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए कि आपको पहली बात करना क्या है, कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है। तो आपको कोर्स या यूनिवर्सिटी दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा कि आपको यूनिवर्सिटी में जाना है या आपको अपने मनपसंद कोर्स में जाना है। तो इस चीज़ का ध्यान में रख के आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी चाहिए ताकि आपको एक बेहतर कॉलेज मिल सके, आपका पसंदीदा कॉलेज मिल सके, आप वहाँ पढ़ सकें। ओके, अभी काफ़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन हो गई है। अब हम चलते हैं एक छोटे से रैपिड फायर राउंड के लिए, इफ़ यू अलाउ। ओके, उसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको विद इन सेकेंड्स आंसर देना होगा, राइट? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली और फ्रेंड्स? फैमिली विथ फ्रेंड्स, क्योंकि परिवार जो है, फैमिली जो है वो हमें जो सपोर्ट है वो इमोशनल और फाइनेंशियल हर तरीके से देती है। लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी हमारी लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना कि एक फैमिली रखती है। क्योंकि जब आप बाहर आते हैं, यानी जब यूनिवर्सिटी में आते हैं या आप किसी भी क्षेत्र से बाहर निकल के डीयू में आ रहे हैं, तो डीयू में आपके पेरेंट्स नहीं हैं आपके साथ, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग, फ्रेंड्स मीन गुड फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स से बचें कि जो आपको कहें कि यार पढ़ लिया जाएगा बाद में, पढ़ के कौन राजा बना है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से आप बचें तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रेंड ऐसे बनाएं जो आपको भी मोटिवेट करते रहें, खुद भी मोटिवेटेड रहें। तो फ्रेंड, फैमिली विथ फ्रेंड। ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग? मैं तो पर्सनली ऑनलाइन लर्निंग से ही पढ़ा भी हूँ, तो मुझे ऑनलाइन लर्निंग की ज़्यादा जानकारी भी है। तो ऑनलाइन लर्निंग ही ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप उस चीज़ को बार बार देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप 20वीं सेंचुरी में हैं, आप मॉडर्न हैं। जब हमारे पास रिसोर्स है, जब हमारे पास प्लेटफॉर्म है, तो हम उसे क्यों वेस्ट जाने दें। यदि हमारे पास यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं तो मैं क्यों ना उसे देखूं, उसकी जगह मैं ऑफलाइन जाके क्यों करूं। तो जब हर चीज़ हमारे पास उपलब्ध है तो रिसोर्स को वेस्ट तो करना नहीं चाहिए, रिसोर्स का यूज़ करें। तो ऑनलाइन। कंटिन्यूड स्टडी और देयर शुड बी ब्रेक इन द स्टडी? ब्रेक इन ए स्टडी, रीज़न ये है कि कोई भी काम हम लगातार करते रहेंगे तो हमारे माइंड की भी कैपेसिटी होती है, उसे भी थक जाते हैं कि यार अब कितना। तो बीच बीच में थोड़ा सा अगर हम ब्रेक ले रहे हैं तो फिर वो बेनिफिशियल होता है हमारे माइंड के लिए भी, ताकि हम फिर से उसी जोश के साथ दोबारा पढ़ाई कर सकें। तो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक लेते रहें। इसका एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुट गए 12 घंटे 18 घंटे पढ़े जा रहे हैं, उसका कोई बेनिफिशियल भी नहीं है। क्योंकि जो हमारा माइंड है वो बहुत कम समय के लिए एकाग्र हो पाता है, कंसंट्रेट हो पाता है। तो उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आपको ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ब्रेक के साथ आप पढ़ाई करते रहें। इस एपिसोड को एंड करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप एक एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहें, कोई सजेशन, कोई एडवाइस? मैं अपने जूनियर्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने 12th में अच्छे से पढ़ें, बोर्ड एग्ज़ाम्स पे फोकस करें, एज वेल एज सीयूटी को भी कंसीडर करें। एमसीक्यू है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत आसान है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है तो उसकी टफ बहुत है। तो उस पर भी स्टिक रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ बनाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस आपके अच्छे स्कोर करने के रहेंगे। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी। दूसरी एडवाइस ये रहेगी कि यदि आप कॉलेज आ रहे हैं, आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि कॉलेज में बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होती है। आपका मन कर रहा है तो आप क्लास लें, आपका मन कर रहा है तो आप क्लास ना लें। ऐसे में आपको इन चीज़ों से बचना है। आपको वही डेडिकेशन जो आप
स्कूल में जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं उसी के साथ आप कॉलेज में भी पढ़ते रहें, और उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी इंटरेस्ट में डिबेटिंग है, या आप डांस करना पसंद करते हैं, या आप कोई अदर एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं, तो उसको साथ में रखें, लेकिन पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जिससे सब कुछ जीता जा सकता है बिना हिंसा किए। इट वॉज़ अ वेरी नाइस इंटरेक्शन विद यू हरिओम जी। एंड आई होप हमारे स्टूडेंट्स को, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, काफ़ी मोटिवेटेड हुए होंगे, और जो जूनियर्स हैं, अब आने वाले, जो अपने अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने वाले हैं, वो बहुत ही इस पॉडकास्ट से उनको हेल्प मिली होगी। और सर हैं, आपको मिल जाएंगे कॉलेज में, आप आइएगा, उनसे एडवाइस लीजिएगा। एंड बहुत अच्छा लगा सर आप आए और आपने हमारे बच्चों को मोटिवेट किया। एंड आई होप आप अपने जो भी ड्रीम्स हैं उसको अचीव करें, और आई एम प्रीटी श्योर दैट योर पेरेंट्स विल फील वेरी प्राउड ऑन यू। थैंक यू।